हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस राजवंश ने स्वर्ण मुद्राएं निर्गित किए थे? यानी कि भारत में सबसे पहले किस राजवंश ने स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे? तो कुषाणों ने। कुषाण ने भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं को चलाया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रवीण संगीतज्ञ थे? यानी कि सबसे अच्छे संगीतक इस 4 शासक में से कौन थे? तो समुद्रगुप्त जो है प्रवीण संगीतज्ञ थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। लिच्छवी द्वैत किसे कहा जाता है? तो ये भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा जो है इसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंदा यूनी के द्वारा लिखी गई है? 4 पुस्तक का नाम दिया, इसमें से आपको बताना है बंदा यूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो मुंतक उत्वारिक। मुंतक उत्वारिक जो है ये बंदा यूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुदायों में से किससे शिवाजी संबंधित थे? 4 समुदाय का नाम दिया, इस चारों समुदाय में से बताना है कि शिवाजी जो थे किससे संबंधित थे? तो मराठा समुदाय से संबंधित थे शिवाजी, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन है था? औरंगजेब जो है उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह थे औरंगजेब के उत्तराधिकारी, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? मनसबदारी प्रथा जो है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड जो थे, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय, यह भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव लिपि कैसे लिखा जाता था? सैंधव लिपि जो थे इसको किस तरह से लिखा जाता था? तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था सैंधव लिपि को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? अशोक के जो अभिलेख थे उसकी भाषा प्राकृत थी, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में अशोक के जो अभिलेख है वो कहाँ पर पाए गए थे? अफगानिस्तान के किस जगह पर अशोक का जो अभिलेख है वो पाया गया था? तो अफगानिस्तान के काबुल में अशोक का अभिलेख पाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस राजा की जीवनी और विजयों पर प्रकाश डालता है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है किस राजा की जीवनी और विजयों पर प्रकाश डालता है? तो समुद्रगुप्त के जीवनी और विजयों पर प्रकाश डालता है इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये स्तंभ अभिलेख होता है क्या? तो अभिलेख वो होता है जैसे कि किसी बर्तन पर, किसी दीवार पर पहले कुछ लिखा जाता था, ठीक है ना, उसी को कहा जाता था अभिलेख, समझ गए। और ये दीवार स्तंभ अभिलेख मतलब खंबे पर जो लिखा जाता था उसी को कहा जाता था स्तंभ अभिलेख पुराने समय में। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहत सिक्कों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? आहत सिक्कों के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो चांदी का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणाधारी प्रकार के सिक्के चलाए थे। वीणाधारी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो समुद्रगुप्त ने चलवाए थे वीणाधारी प्रकार के सिक्के, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, अवध राज का संस्थापक थे। तो अवध राज के संस्थापक कौन थे? तो सैयद खां बुरहान मुल्लक सैयद खां बुरहान मुल्लक जो थे अवध राज के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? तो निजाम मुल्लक जो थे ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुर्शद अली खां किस राज्य के गवर्नर थे? तो मुर्शद अली खां जो थे ये बंगाल के गवर्नर थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। तो ये देखिए यहाँ से आपको वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को बता रहे, ठीक है। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय पानीपत का जो युद्ध है 5 नवंबर 1556 को हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो हेमचंद यानी कि हेमू के बीच, और जिनका कि लोकप्रिय नाम था हेमचंद, विक्रमादित्य का नाम था हेमू, और अकबर। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन थे? ऊपर ही देख लिए बहादुर शाह थे। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम जो है आलमगीर नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रतिनिधि जो जहांगीर के दरबार में प्रवेश किया था उसका नाम क्या था? तो कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आए थे जहांगीर के दरबार में। और ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद दरवाजा स्थित है। तो बुलंद दरवाजा सबको पता है उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना को।
अगला क्वेश्चन है मुगल राजा को क्या कहा जाता है, तो मुगल राजा को बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तब तक ए अकबरी किसने लिखा है, तो निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तब तक ए अकबरी को। ठीक है, और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस सब का पीडीएफ ही ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग का हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो उसमें पेपर 5 होता है, पेपर 6 होता है, पेपर 7 होता है, पेपर 8 होता है, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्टिव वाला जनरल स्टडीज का पेपर। ठीक है, इस सब का आप लोग चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो देखिए जैसे हिस्ट्री का पेपर 5 है, इसमें टोटल आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा। 12 क्वेश्चन बोलेंगे वो तो सब बताते हैं 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लेकर इसको क्या करेंगे, तो इसमें पीडीएफ में खास बात ये है इसमें आपको आंसर के साथ मिलेगा। तो आप पूछिएगा आंसर के साथ मिलेगा, इसमें भी खास बात क्या है, आप गेस पेपर का आंसर आपको दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। गेस पेपर का इसमें आंसर नहीं रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा, गेस पेपर का आंसर रहेगा ही नहीं। क्योंकि गेस पेपर में क्या होता है, किताबी भाषा का लैंग्वेज रहता है, और हिस्ट्री क्या कहानी है। हिस्ट्री जैसे ही आप लोग गेस पेपर को पढ़ते होंगे तो आपका आधा कहानी का पढ़ने का जो रुचि है, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज में रहता है कि आपका रुचि ही खत्म हो जाता है, आप लोग पढ़ते नहीं है, कहते छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग जैसे ही पढ़िएगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं आप लोग, जैसे ही पढ़िएगा पहला बार में आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, तो ये हुआ था। क्यों, क्योंकि इसमें सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, जो बोलचाल भाषा का लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज में इसमें आंसर दिया गया है, गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो जो आपको टफ लैंग्वेज समझ में नहीं आता वैसा लैंग्वेज इसमें नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अब बात करें जैसे आप पढ़िएगा तो समझ जाएगा, दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज से आपको पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा। आपको पता है कि 9 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो बचा 9 सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना आता है। और ये जो अगर 12 आप कर लेते हैं ना, 12 नहीं आप 10 भी इसमें से कर लेते हैं ना, तो आपको फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, पेपर 5 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा पेपर 6 के लिए भी सेम उसी तरह से 12 सब्जेक्टिव रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। फिर पेपर 7 के लिए भी आपको 12 क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। पेपर 8 के लिए भी 12 क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्टिव, और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेगा, और आंसर में आपको कोई ऐसा गेस पेपर का नहीं रहेगा जैसे आप लोग देखते होंगे गेस पेपर का आंसर आपको मिल जाता है, वो वैसा नहीं रहेगा। ठीक है ना, इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर रहेगा। उसके बाद जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव। अब 100 अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि 200 पढ़ के चल जाएगा, 300 पढ़ के चल जाएगा तो आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1000 प्लस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप लोगों को इस जो जनरल स्टडीज है इसके लिए हम आपको देंगे 1000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक है, और ऐसा ही पीडीएफ रहेगा जैसे अभी ऑब्जेक्टिव को वन लाइनर ने ऊपर देखे थे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ में किस तरह से था, ऐसा नहीं कि आपको गेस पेपर का फोटो क्लिक करके दे देंगे, नहीं, आपको जैसे ऊपर में देखे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था खुद से तैयार किया गया, उस तरह से ही आपको मिलेगा पीडीएफ में 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मिलेगा आपको जनरल स्टडीज के लिए। टोटल आपको 9 पीडीएफ मिलेगा। अब सोच रहे हैं 9 पीडीएफ ये लेना किस तरह से, तो ये तो समझ गए पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा। तो ये लेना किस तरह से, तो वो देखिए पीडीएफ का प्राइस है ओनली 25 रुपीज़, और ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पीडीएफ का प्राइस पर 25 रुपीज़ है। ये जो 9 पीडीएफ है इसमें आपको पेपर 5 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 रहेगा, इसका भी 2 पीडीएफ रहेगा, और इसका 1 पीडीएफ रहेगा। 1000 क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में रहेगा। ठीक है, ये 9 पीडीएफ जो है ये आपको मिलेगा ओनली 25 रुपीज़ में, ओनली 25 यानी कि 25 रुपये में। लेना किस तरह से, तो वो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है 25 रुपये डाल देना, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, और अपना नीचे में सब जैसे लिख देना हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स। आपको जो पीडीएफ है वो 9 पीडीएफ मिल जाएगा। इस 9 पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। गेस पेपर में रहता है तो क्या होता है, गेस पेपर में रहता है तो सोचते हैं अभी तो गेस पेपर नहीं है बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन मोबाइल अब क्या होता है हर समय आपके साथ रहता है। तो मोबाइल में जब भी रहेगा आपके पास पीडीएफ रहेगा, खोले और पढ़ लिया। गेस पेपर में पढ़ने का झंझट नहीं, और दूसरा कि गेस पेपर का जो किताबी लैंग्वेज रहता है वो भी झंझट आपका खत्म हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज रहेगा। आप लोग जैसे ही पढ़िएगा कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। और हिस्ट्री क्या है, कहानी ही तो है, ऐसा तो नहीं पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है जिसमें आपको उतना समझना पड़ेगा। इसमें कोई समझने की बात ही नहीं, कहानी है, क्या हुआ था, औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी, ये सब क्वेश्चन रहेगा, ये सब आपको समझना है बस। समझ गए ना, तो समझ करके खुद से आप लोगों को एग्जाम में बना करके लिख देना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा की लेखिका कौन है। हुमायूंनामा जो इसकी लेखिका कौन है, तो गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का जन्म हुआ था, तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन है, तो शाहजहां थे जहांगीर का उत्तराधिकारी। उसके बाद अकबरनामा के लेखक कौन है, तो औसे अकबर और औसे अबुल फजल। सिर्फ अकबरनामा से आप लोग अकबर नहीं याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा अबुल फजल। तो अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। उसके बाद लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये बंदा यूनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने की स्थापना शेरशाह ने किया था, तो सूर राजवंश की स्थापना शेरशाह ने किया था। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ये आप लोग सबका टेस्ट है पिछले वीडियो का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो औरंगजेब ने निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किस समुदाय से संबंधित थे, तो शिवाजी जो थे ये मराठा समुदाय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ऊपर ही देख लेते बहादुर शाह द्वितीय थे। कब से कब
तक रहे थे? तो 1837 से लेकर के 1857 तक अंतिम मुगल बादशाह रहे थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, उसके बाद किस मुगलकालीन शासक के समय में स्थापत्य कला जो थी अपने चरणों कष्टों पर पहुंच गई थी, यानी कि चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला जो थी अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन मुख्य उद्योग क्या था? यानी कि मुगल काल का सबसे मुख्य उद्योग क्या था? तो वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग यानी कपड़े का जो उद्योग था यह मुगल काल में मुख्य उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सार्वभौमिक शांति के विचार का नेतृत्व किया था? तो अकबर ने सार्वभौमिक शांति के विचार का नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन इसका अकबर हो जाएगा। ठीक है, उसका अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने अपनी दरबारी संगीतकार के रूप में तानसेन को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईनी अकबरी का विषय वस्तु क्या था? तो अकबर के प्रशासन का विवरण किया गया था आईनी अकबरी में। ठीक है ना, आईनी अकबरी में क्या विवरण का विषय वस्तु क्या था? तो अकबर के प्रशासन का विवरण किया गया था। अब बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था बाबर का। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बंदा यूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार मुगलों ने भारत की भूमि को जीता था? तो 1526 में मुगलों ने भारत की भूमि को जीता था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें कि बाबर जो है वो जीत करके भारत में अपना मुगल झंडा स्थापित कर दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध याद रखिएगा 6 मई 1529 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? तो मुगल बादशाह बाबर और अफगान के राजा महमूद लोदी के बीच हुआ था। यह युद्ध घाघरा नदी के पर लड़ा गया था और उसीलिए इसका नाम होता घाघरा युद्ध। और इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़कर अफगान सेना को हराया था। ठीक है, इस युद्ध में बाबर जो है महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़कर अफगान जो सेना था उसको हरा दिया था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाबर की जो आत्मकथा है ये बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी। समझ गए? इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिए थे किस तरह से आप लोग को पीडीएफ लेना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो उस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।